हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक अलंकार है। जैसे हमने अलंकार पूरा कवर कर लिया है तो अब हम उसके एक्सरसाइज की वीडियो बनाते हैं। तो आज जो अलंकार की मैं वीडियो बना रही हूँ स्पेशली एक्सरसाइज पे, वो हमारे स्कूल में तो काम आते ही हैं, लेकिन ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी हमारे बहुत यूज़ में आते हैं। जैसे कि आपके रेलवेज में टीचर्स की जॉब के लिए, या फिर जो अपना एसएससी में या जिस तरह से हम हिंदी ऑप्ट करते हैं जो लोग, उनके लिए अलंकार के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहते हैं उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो लेट्स बिगिन विद आवर क्लास। सो मैंने आपको अलंकार में पिछली बार दो तरीके के अलंकार पढ़ाए थे, शब्दालंकार और अर्थालंकार, राइट। उसके सब पार्ट्स थे। सो आप प्लीज़ मेरे ये वीडियो को देखने से पहले अलंकार की वीडियो ज़रूर देखिए, उससे अलंकार क्या होते हैं उनको समझिए, तभी आप ये जो एक्सरसाइज हम आज कर रहे हैं उसको बेटर वे में समझ पाएंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द क्लास। सो मैंने यहाँ पे कुछ पंक्तियाँ ली हैं, तो हम ये देखते हैं आज कि कैसे हम पहचानते हैं कि कौन सी पंक्ति कौन सी अलंकार की होती है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं। पहली पंक्ति है, चारु चंद्र चंचल किरणें। चारु चंद्र चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। ठीक है, ये आपकी एक पंक्ति है। इसमें आपसे पूछा गया है कि इसमें कौन सा अलंकार लगेगा। ठीक है, तो कौन सा अलंकार लगेगा उसके लिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सारे अलंकार जो होते हैं उनका क्या प्रयोग होता है। ठीक है, उनका क्या परिभाषा होती है। ठीक है, उनकी पहचान क्या होती है। तो ये जो हमने अपना नेक्स्ट लास्ट क्लास में पढ़ा था अलंकार की, उसको प्लीज जाइए और अच्छे से समझिए, तभी ये एक्सरसाइज वाली वीडियो देखिएगा। ये मेरी एक स्मॉल आपसे रिक्वेस्ट है। तो अभी हम पहचानते हैं कि इसमें कौन सा अलंकार लगेगा। चारों चंद्र चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। इसमें हमें ये नजर आ रहा है कि ये जो तीन शब्द है हमारे, चारु चंद्र और चंचल, इसमें जो हमारा पहला वर्ण है, फर्स्ट लेटर जो है वो क्या है, वो सेम है। ठीक है, यहाँ पे चा है, यहाँ पे च है और यहाँ पे च है। ठीक है, अब ये चा है और ये च है में अंतर नहीं है, क्योंकि ये आपका जो च के साथ ही आ का स्वर लगा हुआ है, लेकिन हम वर्ण की बात करें तो ये वर्ण च ही कहलाएगा। ठीक है, तो जब आपका दो से बार, दो या दो से ज्यादा बार एक ही वर्ण का आवृत्ति बार 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 हुए, आवृत्ति का मतलब है उसका रिपीटिशन। ठीक है, लगातार वो अगर आ रहा है तो कौन सा अनुप्रास अलंकार कहलाता है। कौन सा अलंकार कहलाता है, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, तो यहाँ पे ये अनुप्रास अलंकार इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, देखी जा रही है। अगर यहाँ पे अगर इस तरीके का कोई पंक्ति हो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक डिफरेंस बताती हूँ अनुप्रास ना होने का। अगर यहाँ पे इस तरह की कोई पंक्ति हो और उस पंक्ति के बीच में अगर ऐसे लिख दें, चारु की चंद्र चंचल, या चारु चंद्र की चंचल, ठीक है, तो आपका अनुप्रास अलंकार नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो च की रिपीटिशन है वो ब्रेक हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कहीं पे भी आपकी रिपीटिशन किसी भी शब्द की वजह से ब्रेक हो जाए तो वो अनुप्रास अलंकार नहीं कहलाता। किसी भी वर्ण को लगातार आना चाहिए। ठीक है, बीच में उसके कुछ भी नहीं आना चाहिए, ना की, का, के, से, सी, ना, ने, कुछ भी नहीं। ठीक है, सो ये आपका अनुप्रास अलंकार है। कुछ अलंकार आपस में देखने में बहुत सिमिलर लगते हैं, उनमें बहुत ही भिन्न मात्र का डिफरेंस होता है।
दूसरा हमारी पंक्ति है हंसने लगे तब हरि आहा पूर्णेंद्रु सा मुख खिल गया। ठीक है, अब इन पंक्ति में कौन सा अलंकार लगेगा? ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो ये जो एक पहचान होती है ना, सा सी, या तो सा हो या ऐसे सी हो या जैसा हो या जैसी हो, ये किस अलंकार की पहचान होती है? ये आपकी पहचान होती है उपमा अलंकार की। जहां भी इस तरह से लिखा है आप उसको आंखें बंद करके उपमा अलंकार समझ लो। ठीक है, परिभाषा भी लगा के देखेंगे तो भी ये उपमा अलंकार ही आपका बनेगा। तो अभी हम देखते हैं कि उपमा अलंकार कैसे है। ये मैंने एक पहचान आपको बता दी। उपमा अलंकार की में ये होता है कि वहाँ पे सा सी भी लगा रहता है, अगर लगा है तो वो आपका उपमा अलंकार है, जैसा जैसी सा सी। अब उपमा अलंकार क्या कहता है? उपमा अलंकार हमारा वो होता है कि जब किसी भी वस्तु या व्यक्ति की जब हम तुलना कर रहे होते हैं किसी अन्य प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से, ठीक है, उसको हम उपमा अलंकार कहते हैं। तो अब यहाँ पे तुलना की बात हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम किसकी तुलना कर रहे हैं? यहाँ हम तुलना कर रहे हैं हरि। हरि मतलब यहाँ पे हरि का मतलब है प्रभु। ठीक है, हंसने लगे तब हरि आहा पूर्णेंदु सा मुख खिल गया। ठीक है, मतलब चांद सा मुख। ठीक है, तो हम यहाँ पे किसकी तुलना कर रहे हैं? हम यहाँ पे प्रभु की तुलना चांद से मुख से कर रहे हैं। ठीक है, कि कैसा हो गया? उनका चेहरा चांद सा खिल गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे किसी एक व्यक्ति की अन्य व्यक्ति से, अन्य प्रसिद्ध व्यक्ति से जब तुलना देख रहे हैं वो आपका उपमा अलंकार होता है। और एक इसकी एक पहचान यहाँ पे है कि यहाँ पे सा सी इस तरह से जब लगा आता है तो वो भी आपका उपमा अलंकार के अंदर ही आता है। ठीक है, अगला देखते हैं। सुबरन को ढूंढते फरित। फरित मतलब फिरते हैं। ठीक है, ढूंढते फिरते हैं। सुबरन को ढूंढते फरित कौन ढूंढ रहे हैं? कवि, व्याभिचारी और चोर। ठीक है, तो इसका जो पंक्ति है उसका मतलब ये है कि सुबरन को ढूंढते फिर रहे हैं कवि, व्याभिचारी और चोर। ठीक है, तो अभी यहाँ पे कौन सा अलंकार आएगा? यहाँ पे जब हमारे पास किसी भी व्यक्ति के लिए किसी भी एक शब्द का अर्थ अलग अलग हो जाए, मतलब वे कवि सुबरन, यहाँ पे जो सुबरन आपका शब्द है उसके शब्द एक यूज हुआ है लेकिन इसके अर्थ कितने हैं? तीनों के लिए अलग अलग। ठीक है, तो जब एक ही शब्द का अर्थ अलग अलग होए तो उसको हम क्या कहते हैं? कौन सा अलंकार होता है? वो होता है हमारा श्लेष अलंकार। ठीक है, अब कैसे? देखिए यहाँ पे जो आपका कवि है, कवि के लिए सुबरन का जो मतलब है वो किस चीज को सुबरन बोल रहा है? वो सुबरन बोल रहा है सुंदर शब्द को, क्योंकि कवि को क्या चाहिए होता है? कविता लिखने के लिए एक सुंदर शब्द की तलाश होती है। ठीक है, तो वो सुंदर शब्द ढूंढ रहा है। व्याभिचारी क्या होता है? व्याभिचारी का मतलब होता है मैरिड मैन, बट वो अट्रैक्टिव टुवर्ड्स अनदर लेडी। ठीक है,
दैट्स कॉल्ड व्याभिचारी। तो व्याभिचारी के लिए सुब्रन का मतलब है सुंदर स्त्री। किसको ढूंढ रहा है वो? सुंदर स्त्री। ठीक है। अब चोर, चोर के लिए सुब्रन का अर्थ है जैसे कि सोना। सोना मतलब गोल्ड, नॉट स्लीपिंग। वो क्या ढूंढ रहा है? वो गोल्ड ढूंढ रहा है, सोना। ठीक है। तो जब एक ही शब्द का अन्य अन्य अर्थ निकले, जिस अपना एक या दो से जो भी हमारी पंक्ति में है, हर किसी के लिए जब इस एक शब्द का अन्य अर्थ हो जाए, अलग अलग अर्थ हो जाए, तो वहां पे हमारा श्लेष अलंकार लगता है। समझ गए? तो यहाँ पे सुब्रन ही है एक शब्द, लेकिन अलग अलग उसका अर्थ निकल गया अपने अलग अलग, जिसको जो चाहिए, जो जो जिनमें से जो भी ढूंढ रहा है। कुछ सुंदर शब्द ढूंढ रहा है, कुछ सोना ढूंढ रहा है, कुछ एक जो है वो सुंदर स्त्री ढूंढ रहा है। ठीक है। तो ऐसे में हम लगाते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार अलंकार को सही से करने के लिए अलंकार को समझना बहुत जरूरी है। और अलंकार जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर जरूर है, अंडरस्टैंडिंग इसमें बनानी पड़ेगी, उसको पढ़ना पड़ेगा। जितना आप करेंगे मैथ्स की तरह, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही गारंटी हो जाएगी कि आप पहचान सही कर रहे हैं। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट, काली घटा का घमंड घटा। ठीक है। काली घटा का घमंड घटा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो एक ही शब्द है जो दो बार आया है। ठीक है। पर दोनों बार उसका अर्थ अलग है। ठीक है। तो जब एक ही शब्द एक ही वाक्य में, एक ही पंक्ति में दो बार आए, ठीक है, लेकिन उनका अर्थ क्या हो? अलग अलग। ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं यमक अलंकार। तो यमक अलंकार की पहचान क्या है? यमक अलंकार की पहचान ये है कि आपके पंक्ति में एक ही शब्द दो बार आना चाहिए, लेकिन दोनों बार उसका मतलब अलग होना चाहिए। तो यहाँ पे काली घटा, यहाँ पे जो पहली घटा है उसका मतलब किस चीज से है? उसका मतलब है बादलों से। ठीक है। कि जो काले बादल हैं उनका घमंड घटा। अब ये क्या है? यहाँ पे घटा का मतलब कम होने से है। ठीक है। घमंड घटना। तो पहला घटा बादल, दूसरा घटा कम होना। ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाएगा? ये आपका यमक अलंकार कहलाएगा। नेक्स्ट, नील कमल। नील कमल मतलब नीला कमल, ब्लू लोटस। नील कमल से सुंदर नयन। ठीक है। तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एक अलंकार होता है जिसकी आंखें बंद करके आप पहचान कर सकते हो। ठीक है। वो होता है ये सा से सीस। ठीक है। जहां इस तरीके से लगा है वो आपका क्या हो जाएगा? आंख बंद करके आपने उसको उपमा अलंकार लिख देना है। ठीक है। अब उपमा अलंकार क्या कहता है? उपमा अलंकार कहता है कि जब भी किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना हम प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से करते हैं उसको हम उपमा अलंकार कहते हैं। तो हम यहाँ पे किसकी तुलना कर रहे हैं? हम यहाँ पे तुलना कर रहे हैं आंखों की, नयन की। ठीक है। जो क्या हो गया? एक वस्तु या व्यक्ति। तो ये क्या हो गया आपका? वस्तु। ठीक है। तो हम इसकी किसके साथ तुलना कर रहे हैं? किसी प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से। तो प्रसिद्ध हो गया हमारा नील कमल, नीला कमल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? आपकी तुलना हो रही है दो वस्तु या व्यक्तियों के बीच में, जो कि किसी कॉमन से, उसके पॉपुलर प्रसिद्ध वन से। ठीक है। तो ऐसे में हमारा क्या लगता है? उपमा अलंकार लगता है।
और इसकी एक ये 110% पहचान होती है, जो आप गलत नहीं करोगे अगर तुलना नहीं भी समझ आ रही है तो। ठीक है, कुमोदनी मानस मोदनी कही। ठीक है, तो यहाँ पे कुमोदनी मानस मोदनी कही, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो पहचानने की कोशिश करो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ही शब्द जो है वो 2 बार यूज में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब क्या है और यहाँ पे इसका मतलब क्या है? कुमोदनी मानस मोदनी कही। ठीक है, इसका मतलब है, यहाँ पे इसका मतलब है कमल, मानस मतलब होता है मनुष्य। ठीक है, मनुष्य का जो मन होता है, ठीक है, मनुष्य जो कमल के जैसा मतलब खिला हुआ, ठीक है, जो कीचड़ में खिलता है लेकिन कैसा होता है, सब बहुत ही सुंदर फूल होता है। ठीक है, तो जो उभरता है एक ऐसी जगह से उठता है। ठीक है, तो जो मनुष्य होता है अगर वो कमल के जैसा होता है तो वो क्या करता है, वो मन को प्रसन्न, ठीक है, कमल के जैसा गुण, कमल के जैसा सुंदरता जिस मनुष्य में होती है वो देखने में उसको मन को प्रसन्न करता है। इसका पंक्ति का अर्थ तो ये निकलता है। तो यहाँ पे जो पहला कुमोदनी है जिसमें मोदनी शब्द का प्रयोग हुआ है, उसका संदर्भ है यहाँ पे हमारे कमल से। ठीक है, यहाँ पे जो मोदनी यूज हुआ है उसका मतलब है मन को प्रसन्न करना। ठीक है, जो मन को प्रसन्न करे, मन मोहक। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लग गया, वन वर्ड, एक ही वर्ण और अर्थ अलग। ये किस में लगता है हमारे, ये हमारे लगता है यमक अलंकार में। ठीक है, ओके, तो ये हो गया हमारा यमक अलंकार, एक ही शब्द का 2 बार प्रयोग होना और दोनों बार उसका अर्थ अलग निकलना। मैंने यहाँ पे शायद एक वर्ण लिख दिया था अभी गलती से, वो एक शब्द है, एक ही शब्द का बार बार प्रयोग होना और उसका अर्थ दोनों बार अलग होना, वो हमारे यमक अलंकार की पहचान होती है। मानो घर घर ना हो, ऐसे बोलते हैं ना, मानो घर घर ना हो चिड़िया घर हो, तो इसमें भी हमारे अलंकार होता है। ठीक है, मानो घर घर ना हो चिड़िया घर हो, तो इसमें हमें तुलना तो दिखाई देती है कि हम तुलना किसकी कर रहे हैं, घर की कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं, चिड़ियाघर से कर रहे हैं। ठीक है, और हम घर को क्या मान ले रहे हैं, चिड़ियाघर मान ले रहे हैं। ठीक है, तो जब हमने पढ़ा था, एक होता है हमारा उपमेय और एक होता है हमारा उपमान, ये हमने पढ़ा था अलंकार में, उपमेय और उपमान। तो उपमेय क्या होता है, उपमेय हमारा होता है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना, जिसकी बात कर रहे हैं या जिसकी तुलना कर रहे हैं। उपमान होता है जिससे कर रहे हैं, जिससे कर रहे हैं। तो उपमेय हो गया जिसकी बात कर रहे हैं, जिसकी तुलना कर रहे हैं। उपमान वो होता है जिससे कर रहे होते हैं। तो जब भी उपमेय और उपमान का एक ही रूप हो तो वहां पे
रूपक अलंकार लगता है, हमने पढ़ा था। या जब हम उपमेय में ही उपमान की संभावना देख रहे हो तो वहां पे क्या लगता है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इन दो माध्यमों से ये नजर आ रहा है कि यहाँ पे ये दोनों हो सकता है। अगर आप लिखें रूपक अलंकार तो भी ये ठीक है, अगर आप लिखें उत्प्रेक्षा अलंकार तो ये भी ये ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि जैसे रूपक अलंकार होता है वो ये बोलता है कि जब भी उपमेय और उपमान को हम एक ही चीज मान लें, ठीक है। उपमेय मतलब जिसकी तुलना कर रहे हैं, किसकी तुलना कर रहे हैं? घर की तुलना कर रहे हैं। उपमान मतलब जिससे तुलना कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? चिड़ियाघर से कर रहे हैं। तो उपमेय और उपमान का जब हम एक ही रूप मान लें तो वो क्या होता है? वो रूपक अलंकार होता है, ठीक है। उत्प्रेक्षा के अकॉर्डिंग क्या है? उत्प्रेक्षा के अकॉर्डिंग होता है कि उपमेय जो हमारा घर है और उपमान जो चिड़ियाघर है, ठीक है। तो उपमेय में हम उपमान की संभावना करें, उपमान को देखें, मतलब हम यहाँ पे चिड़ियाघर में क्या देख रहे हैं? घर को देख रहे हैं कि चिड़ियाघर में क्या है? हमारा घर भी चिड़ियाघर के जैसा है, ठीक है। हम कल्पना कर रहे हैं कि हमारा घर कैसा है? चिड़िया के घर के जैसा है। तो जब आप उपमेय में उपमान की कल्पना करने लग जाते हो तो वहां पे भी उत्प्रेक्षा अलंकार लगता है। तो एनी अलंकार इज राइट हियर। नेक्स्ट अलंकार है उस काल, मतलब उस समय मारे क्रोध के, उस काल मारे क्रोध के तनु, तनु मतलब शरीर, तन कांपने उनका लगा। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता सागर जगा, ठीक है। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, तनु मीन्स शरीर, मानो हवा के वेग से, हवा के वेग में हवा के झोंका जो होता है से सोता सागर जगा। तो ये कौन सी पंक्तियां हैं? ये पंक्तियां महाभारत से ली गई हैं, ठीक है। उस समय की ये किसने बोली थी? ये अर्जुन ने बोली थी, गुस्से में बोली थी। कब बोली थी? जब उन्हें अभिमन्यु के मरने का पता चला, ठीक है। तो उन्होंने क्रोध में क्या बोला कि उस काल मारे क्रोध, ये है कि क्रोध के तनु, उनका जो तन था, उनका जो शरीर था वो गुस्से में आके कांपने लग गया था। कैसे कांपने लग गया था? जैसे जब सागर बिल्कुल शांत होता है और तेज हवा चल जाए और वो उसका जो शांतपन होता है वो खत्म हो जाता है, वो भी क्या हो जाता है? हवा के जोर से जो पानी होता है वो हिलने लगता है, बहने उठने लगता है, ठीक है ना, वेव्स उठने लगती हैं। तो वो क्या होता है? सागर मतलब जैसे शांत था, सो रहा था और हवा के झोंके से वो जाग गया, ठीक है। तो क्या हुआ? यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? अगेन हम तुलना कर रहे हैं, ठीक है। तो हम किसकी तुलना कर रहे हैं? हम यहाँ पे तुलना कर रहे हैं कैसे? तन जो कांप रहा है, ठीक है, वो क्या है? हमारा उपमेय। तो कैसे कांपने लगा? जैसे सागर जग गया हो, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? उपमेय की जो हमारा क्रोध के मारे तन कांप रहा है वो किसके जैसे उड़ गया? वो सागर के जैसे जग गया, जो हमारा क्या है? उपमान। तो अब क्या देख रहे हैं? हम उपमेय में उपमान को की कल्पना कर रहे हैं, या हम ये देख रहे हैं कि संभावना कर रहे हैं, ठीक है। हम कल्पना कर रहे हैं कि उनका शरीर जो था वो ऐसा कांपा जैसे सोता हुआ सागर जाग गया हो। तो ये हम कल्पना कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी उपमेय में उपमान की कल्पना करी जाए
जैसे कि अभी हमने पढ़ा था वो क्या कहलाता है आपका, वो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने पंक्तियों में देखना है तुलना हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, अगर हो रही है तो कौन से अलंकार होते हैं जिनमें तुलना होती है, ज्यादातर वो अनुप्रास अलंकार के ही भेद होते हैं। ठीक है, उसमें हमारा उपमेय और उपमान समझिए कि क्या है। उपमेय वो है जिसकी तुलना कर रहे हैं, और उपमान क्या है जिससे तुलना कर रहे हैं। ये दो चीजें देखो, और उसमें क्या है, उन दोनों का रूप एक है कि उनकी तुलना किस हिसाब से करी जा रही है, वो हमको समझना है जब हम अच्छे से एक बार अलंकार पढ़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार लगा, यहाँ पे हमारा लगा उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला आता है, अगला जो अलंकार जो पंक्ति है अगली वो हमने बहुत सुनी है, गाने में भी सुनी है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, सुना है ना, गाना भी गाया। तो ये भी एक पंक्ति है, तो इसमें कौन सा अलंकार लगेगा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ठीक है, तो इसमें हम तुलना कर रहे हैं। ठीक है, कैसी तुलना कर रहे हैं, राम की तुलना कर रहे हैं। हम राम को किस में देख रहे हैं, राम कैसा, राम रतन धन पायो। ठीक है, कैसा मैंने क्या करा हमने, ये राम जो है हमारे यहाँ पे वो है उपमेय। ठीक है, और उपमान आपका हो गया रतन। तो हम क्या कर रहे हैं, हम राम और रतन दोनों का जो रूप है वो एक ही देख रहे हैं। कैसा, राम और रतन। ठीक है, कैसा पाया, राम और रतन सेम। तो हम क्या कर रहे हैं, राम और रतन को एक ही रूप में देख रहे हैं, उनका उपमेय और उपमान का एक ही रूप मानकर चल रहे हैं। तो वो क्या होता है, जब आप एक ही रूप मान के चलते हो वो होता है आपका रूपक अलंकार। तो ये जो फेमस पंक्ति है ये कौन सी अलंकार है हमारी, ये है रूपक अलंकार। क्यों, क्योंकि इसमें उपमेय और उपमान का एक ही रूप दिखाया गया है, दर्शाया गया है। ठीक है, ये है सरस की बूंदें, ये है सरस की बूंदें या हैं मंजुल मोती। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने एक अलंकार पढ़ा था जो था हमारा संध्या अलंकार। ठीक है, संध्या अलंकार क्या कहलाता था कि जब हमें ये निश्चित ना हो कि किसकी बात हो रही है, किस बारे में बात हो रही है, जब ये आपकी निश्चितता नहीं आए और अंत तक संदेह बना रहे कि अगर ये है तो है क्या, है ना, तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में हम संध्या अलंकार लगाते हैं। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी निश्चित नहीं है कि हम सरस की बूंदे हैं ये या मंजुल मोती है, और ये अंत तक ये जो संदेह है, जो डाउट है वो बना हुआ है। तो इसीलिए ये क्या हो गया आपका, ये हो कहलाएगा आपका संदेह अलंकार। ठीक है, संदेह अलंकार में क्या होता है, संशय, संदेह, डाउट बना रहे, क्लियरिटी ना रहे, निश्चितता नहीं आए, ना दिखाए, तो वो क्या कहलाती है, संदेह अलंकार कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे आपका कंफ्यूजन क्रिएट है कि वो एक्चुअल में है क्या। तो ये पहचानना बहुत आसान है, संध्या अलंकार, संध्या अलंकार में बस निश्चितता नहीं होती,
डाउट रहता है, संदेह बना रहता है अंत तक, तो वो आपका संदेह अलंकार कहलाता है। उषा सुनहले तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। तो कुछ नजर आ रहा होगा जो मैंने पहचान बताई थी अभी, ठीक है, वो पहचान हमारी फिर से आ गई। इससे तो आपको पता लग जाएगा ये दो उपमा अलंकार है। अब समझ लेते हैं एक बार थोड़ा सा कैसे है। तो उषा सुनहले तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। तो उपमा अलंकार क्या कहता है? जब हम एक वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से करते हैं। तो हम किसकी तुलना कर रहे हैं? तीरों की तुलना कर रहे हैं कि तीर कैसे बरसते, जैसे जय लक्ष्मी सी, लक्ष्मी खड़ी हो गई हो ऐसे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लक्ष्मी माँ जो है वो क्या है? वो प्रसिद्ध है ना, प्रसिद्ध व्यक्ति। तो हम यहाँ पे किसकी तुलना कर रहे हैं? एक की तुलना किसी दूसरे प्रसिद्ध चीज से कर रहे हैं। तो ये तो हमारा उपमा का अलंकार हो गया। अब यहाँ पे एक और अलंकार लगता है, जैसे यहाँ पे अगर आप उपमा अलंकार लिखो तो भी ठीक है, और अगर हम यहाँ पे मानवीकरण अलंकार लगाएं तो भी ये ठीक है। तो मानवीय अलंकार क्या कहलाता है? मानवीय अलंकार ये कहता है कि जब भी कोई आपकी निर्जीव वस्तु, ठीक है, जब भी आप किसी निर्जीव वस्तु को एक व्यक्ति के रूप में दर्शा रहे हो, ठीक है तो वो निर्जीव, लेकिन हम उसको कैसे दर्शाते हैं? जैसे कि उसमें प्राण हो, उसमें जान हो, ठीक है, तो वो क्या होता है आपका? वो आपका मानवीकरण अलंकार कहलाता है। तो यहाँ पे जो निर्जीव चीज है वो है तीर, ठीक है, इसको हम कैसे दर्शा रहे हैं? एक प्राण मत चीज मतलब से, जो कि आप जिसमें जान है, जो प्राण है, जो व्यक्ति कहलाता है, तो वो हो गया हमारा लक्ष्मी सी, ठीक है। तो जब भी आप किसी निर्जीव वस्तु को एक प्राण, एक जान व्यक्ति से कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो ऐसे में हमारा मानवीकरण अलंकार भी लगता है। तो इनमें से आप दोनों अलंकार में से कोई भी लगाओगे तो दोनों आपके सही होंगे। उपमा अलंकार और यमक अलंकार और संदेह अलंकार, ये तीन अलंकार ऐसे हैं कि जो आपके कंफ्यूजन नहीं हो सकते, क्योंकि उपमा अलंकार की तो पहचान ही बहुत सही है, सा सी जैसा जैसी ये सब लगा रहता है उसमें। और जो आपका यमक अलंकार है उसमें आपको सिर्फ ये देखना है कि कोई भी शब्द अगर दो बार आ रहा है और दोनों बार उसके अर्थ अलग हैं तो आपका यमक अलंकार लगेगा। और संदेह में क्या होता है? निश्चितता नहीं दिखती, कंफ्यूजन रहता है अंत तक, तो वो क्या रहता है आपका? वो आपका होता है संदेह अलंकार। अब एक लास्ट पंक्ति और है, चंद्र समझकर चकोर तुम्हारे मुख के पीछे पीछे दौड़ता है। ठीक है, क्या है ये? चंद्र समझकर, चंद्र मतलब चांद, चंद्र समझकर चकोर तुम्हारे, चंद्र मतलब चांद समझकर, चकोर मतलब चकोर पक्षी, ठीक है, तुम्हारे मुख के पीछे पीछे दौड़ता है। ठीक है, जो चकोर पक्षी होता है उसको चांद कैसा लगता है? जैसे कोई खाने की चीज हो, ठीक है, तो वो चांद को क्या समझ रहा है? वो जो मुख है, मुख को क्या समझ रहा है? वो मुख को चांद समझ रहा है और उसके पीछे पीछे भागा है खाने के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे मुख की तुलना कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? चांद से कर रहे हैं। मतलब हम मुख और चांद को एक ही समझ रहे हैं
ये जो चकोर है आपका पक्षी, ये मुख और चांद को एक ही रूप में देख रहा है, एक ही चीज समझ रहा है। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा हमारा रूपक अलंकार। क्यों? क्योंकि जब आपका उपमेय और उपमान को एक ही समझ लिया जाए उसमें हम रूपक अलंकार कहते आते हैं। तो ये जो पंक्ति है उसका अर्थ ये है कि जो चकोर पक्षी है वो चांद को खाने की चीज समझता है और वो किसी के मुख, जो उसको चांद जैसा नजर आ रहा है पर चांद नहीं है, उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है उसको खाने के लिए, चांद समझकर। ठीक है, उसको ज्ञान नहीं है कि चांद जो होता है वो भी खाने की चीज नहीं है और मुख भी खाने की चीज नहीं। तो यहाँ पे क्या है, अलंकार की बात करें तो यहाँ पे चांद और मुख को एक ही रूप में जब हम देख लें, उपमेय और उपमान को जब एक ही रूप में देख लें तो वो आपका रूपक अलंकार कहलाता है। तो आज की जो क्लास है वो हमारे अलंकार पे इतनी ही है। तो आप इस क्लास को अच्छे से देखने से पहले आई एम रिक्वेस्टिंग अगेन, अलंकार की क्लास को अच्छे से देखिए, जो कि आई थिंक 2 वीडियोस में बनाई गई है। उसको पहले आप अच्छे से पूरी वीडियो देखिए, पूरा समझिए, तभी आपको समझ आएगा कि मैं आपको यहाँ पे क्या बोल रही हूँ और मैं आपको क्या समझा रही हूँ। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।